Hi, good morning, my dear student. Today we are going to read again your chapter 5, the next topic, the social, political, and military organization. Today we will continue this paragraph because this is very long paragraph, and in this paragraph we have discussed about that how Genghis Khan established their empire and which type of reform done by him in their army, in their social groups, and we have also read about some the specific word like tama, like krultai, like noyan. These words you have to learn. It is also discussed in this paragraph. We will start this paragraph from Genghis Khan's, I mean to say that the fourth paragraph of this topic. The Genghis Khan had already fashioned a rapid courier system that connected the descendant area on his regime. Fresh mountain and dispatch riders were placed in outposts at regularly the specific distance from the maintenance of this communication system. The Mongols nomad contributed a tenth of their herd, either horses or livestock. As provisions, this was called the Kubukur tax levy that the nomads paid willingly for the multiple benefits that it brought. The courier system, YAM, was further refined after Genghis Khan. Genghis Khan's death and its speed and reliability surprised travelers. It enabled two great Khans to keep a check on the development at the furthest and to their regime across the continental landmass. The conquered people, however, hardly felt a sense of affinity with their new nomadic masters. Dear students, in this paragraph, the Genghis Khan had already fashioned a rapid courier system. It is the special, specific quality of the Genghis Khan that he understand the importance of the postal system, courier system. So he established a very fashioned rapid courier system that connected the distant area of his regime. Fresh mountain and dispatch riders were placed in outstop at regularly the space distances. काफ़ी बड़े क्षेत्रों में चंगेज खान ने पहले से ही एक फुर्तीली जो हरकारा पद्धति थी उसकी, जो कुरियर सिस्टम था उसका, दूर दराज के स्थानों में परस्पर संपर्क वो उन्हीं के माध्यम से रखता था। कुरियर सिस्टम के माध्यम से वो दूर दराज के क्षेत्रों को में कनेक्शन स्थापित करने में सफल हो पाया। अपेक्षित दूरी पर निर्मित सैनिक चौकियाँ, आर्मी पोस्ट उसने बनाई, उसमें स्वस्थ एवं मजबूत घोड़े रखे, घुड़सवार संदेश वाहक तैनात रहते थे उसमें। इस संचार पद्धति का, इस कम्युनिकेशन सिस्टम का मंगोलों के यायावर अपने पशु समूहों से अपने घोड़े अथवा अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा प्रदान करते थे। इट मीन्स इस फैसिलिटी के लिए मंगोल्स पेड टैक्स अपने पूरे आय का 10%, इट मीन 10% ऑफ होल इनकम दे हैव टू पे टैक्स एज ए कुबकर, इट मीन्स पोस्टल टैक्स। यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि छोटे छोटे सैनिक छावनियाँ, चौकियाँ बनाई जाती थी, मजबूत घोड़े रखे जाते थे और ये एक जगह से दूसरे जगह तक संदेशों को ले जाने का काम बड़ी तेज़ी से करते थे। ये व्यवस्था, ये कुबकर व्यवस्था, इसे उगाई लेवी को अपने स्वेच्छा से प्रदान करते थे, जिससे उन्हें अनेक लाभ भी प्राप्त हुए।
चंगेज खान की मृत्यु के उपरांत इस जो कुरियर सिस्टम थी, हरकारा पद्धति थी, या में भी और सुधार लाया गया। इस पद्धति की गति और विश्वसनीयता यात्रियों को आश्चर्य में डाल देती थी। इसे महान खानों को अपने विस्तृत साम्राज्य में सुदूर स्थानों में होने वाली घटनाओं की निगरानी करने में सहायता मिलती थी। वे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह की परिस्थितियों को समझ लेते थे और उसके आधार पर डिसीजन लेने में वो सक्षम हो पाते थे। अगर इस विजित लोगों को अपने नवीन या और शासकों को कोई लगाव नहीं था, जो दूर दराज के जीते गए क्षेत्र थे, उनका अपने किसी भी जो मेन शासक थे उनसे उनका कोई इमोशनली अटैचमेंट नहीं था। 13वीं सेंचुरी के शुरुआत में युद्धों में अनेक नगर नष्ट कर दिए गए, कृषि भूमि को हानि हुई, व्यापार चौपट हो गए तथा दस्तकारी वस्तुओं का उत्पादन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। सैकड़ों हजारों लोग मारे गए और ये व्यवस्था इस तरीके से काफ़ी नुकसान हुआ। इनकी वास्तविक संख्या कितने में मारी गई यह अतिशयोक्तिपूर्ण तथ्यों के संजाल में फंसी हुई है। मतलब काफ़ी बड़ा चढ़ा के लिखा गया है कि बहुत सारे लोगों को मंगोलों ने मारा। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट मंगोल हिस्ट्री, वेयर वी डिस्कस दैट द हिस्ट्री राइटर्स दे वर to the Europeans, and they have jealous against the Mongols, so that's why they misinterpreted the Mongols history. And they क्या किया उन्होंने ऑक्सीमोरन में बढ़ा चढ़ा के इन बातों को लिखा कि बड़ी संख्या में ये लोग कहते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप एक अव्यवस्था उत्पन्न हुई। ईरान के शुष्क पठार में भूमिगत नहरों को, जिन्हें कनात कहा गया, कि नियमित रूप से मरम्मत कार्य संभव नहीं हो पाया। नहरों की मरम्मत न होने से मरुस्थल उस ओर फैलने लगे, मरुस्थलों का फैलाव शुरू हो गया और फिर बहुत बड़ा परिस्थिति विनाश हुआ, जिसे खुरासान के कुछ हिस्से कभी नहीं उभर पाए। खुरासान हमेशा उससे परेशान रहा। द conquered people, however, hardly felt a sense of affinity with their new nomadic masters. It means they have no इमोशनली अटैचमेंट उनके साथ नहीं था। ड्यूरिंग द कैंपेन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 13th सेंचुरी, 13th सेंचुरी के शुरुआती दशकों में, पूर्वार्ध में क्या हुए? द वेरियस सिटीज वर डिस्ट्रॉयड, बहुत सारे शहरों को नष्ट किया गया। एग्रीकल्चर लैंड्स लेड वेस्ट, कृषि की भूमि नष्ट की गई। ट्रेड नष्ट हुए, जो स्थानीय उद्योग थे वे बर्बाद हो गए। एंड टेंस थाउजेंड ऑफ द पीपल, और बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए, जिनकी संख्या को व्याख्यायित नहीं कर सकते, एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते। इन द रिजल्टिंग द इंस्टेबिलिटी, द अंडरग्राउंड कैनाल्स कॉल्ड कनास, अंडरग्राउंड कैनाल्स आर कनास, जो नीचे की अंडरग्राउंड कनास थे, मेंटेनेंस उस पर ध्यान नहीं रखा जा सका। दैट्स रिजल्ट, ऑब्वियसली रिजल्ट इज नॉट सो गुड एज दे फेल इनटू द disrepair, the desert crept in, और पानी के बहाव के न चलते कारण तेजी से मरुस्थल चारों तरफ फैला। This led to an ecological the devastations from which a part of the Khorasan it never recovered. खुरासान में बड़े पैमाने पे पारिस्थितिकी क्या हुई? डिवास्टेशन हुई, अवनमन हुआ, जो कभी भी नहीं भरा जा सका, उसको सही से नहीं किया जा सका। Once the dust from the campaign had settled, Europe and China were the territory linked in the peace assured in the Mongol conquest. Pax Mongolica, trade connections, the matured commerce and travel along the Silk Road reached its peak under the Mongol, but unlike before, the trade routes did not terminate in China. They continued north into Mongolia and to Karakoram, the heart of the new empire. Communication and ease of the travel was vital to retain in the coherence of the Mongol regime, and the travel were given a pass Paja
in Persian, Jarej in Mongolian. For safe conduct, traders paid the Baj tax for the same purpose, all acknowledging thereby the authority of the Mongol Khan. This is the very strange matter. Having read this paragraph, we can understand the proper system developed in the Mongol Empire. Trading system. The trade tax was fixed. If the trade tax was given by traders, they have no face any type of difficulties in the trade route. उन लोगों ने पूरी व्यवस्था की. जब सैन्य अभियानों में विराम आया, जब सैन्य अभियान रुके, मिलिट्री कैंपेन रुके, तो चीन के बहुत सारे क्षेत्र पे परस्पर एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो गए. मंगोलों की विजय या पैक्स मैंगोलिका के बाद उत्पन्न स्थिति से व्यापारिक संबंध परिपक्व हो गए. मंगोलों की देखरेख में रेशम मार्ग सिल्क रूट पर व्यापार और भ्रमण अपने शिखर पर पहुंच गया. किंतु पहले की तरह अब व्यापारिक मार्ग चीन में ही खत्म नहीं होते थे. वे उत्तर की ओर मंगोलिया तथा नवीन साम्राज्य के केंद्र काराकोरम की ओर बढ़ गए. मंगोल शासन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए संचार और यात्रियों के लिए सुलभ यात्रा आवश्यक थी. सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों को पास, जैसे फारसी भाषा में पैजा और मंगोलियन भाषा में जरीज कहा जाता था, जारी किए जाते थे. इस सुविधा के लिए व्यापारी बाज नामक टैक्स अदा करते थे, जिसका यह तात्पर्य था कि मंगोल शासक की सत्ता वो स्वीकार करते थे. इट मीन्स, इमेजिन इन योर माइंड द यूरोपियन हिस्टोरियंस who always blame that Mongols, they were barbarians, they were uncivilized, they have no mannered. But having seen the condition, having seen their economic system, we can easily understand that they were developed economic trade system, tax system, the proper taxation is available in their regime. We have also seen, we have also read the courier system, which play very important role to interconnect their empire one place to other place. In other words, we can say that throughout whole empire from Europe to Asia, they connected with the courier system. It was well developed. It was explained by the contemporary history. एक पूरी व्यवस्था दिखाई देती है हमें, एक पूरा विकास दिखता है हमें. इफ यू विल सी दिस मैप, इन दिस मैप you can see the trade routes. The Mongolian campaign under Gangezi Khan, that was indicated by red color. The Mongol campaign post 1259. और फिर रेशम मार्ग के बारे में दिखाया गया, रेशम मार्ग की दिशा को दिखाई गई है, सिल्क रूट को दिखाई गई जो ब्लू कलर से है. आप इन चीज़ों को देखिए, समझिए और फिर आप कल्पना करें कि किस तरीके से भारत का साम्राज्य इतने बड़े क्षेत्रों में रहा होगा. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. वन हु ब्लेम, वन हु क्वेश्चन ऑन द मंगोलियन एम्पायर, देयर होल थॉट दैट वाज बायस्ड अगेंस्ट. हम कह सकते हैं कि वो पूरी तरीके से पूर्वाग्रह ग्रसित थे, इसलिए वो ऐसा लिख रहे थे, इसलिए उन्होंने इस तरह की बातें अनर्गल प्रलाप की. अब इसके बाद अगर आप देखिए तो कहता है द कंट्रडिक्शंस बिटवीन द नोमैडिक एंड द सेडिमेंट्री एलिमेंट विद इन द मंगोल एम्पायर एज थ्रू द 13th century. In the 1230, the example as the Mongol waged their successful war against the China dynasty. In North China, there was a strong pressure group within the Mongol leadership that advocated the massacre of all peasantry and the conversion of their fields into the pasture land. But by the 1270s,
when South China was annexed the Mongol Empire after the defeat of the Sung dynasty, Genghis Khan's grandson, the Kublai Khan, 1294, appeared as the protector of the peasant and the cities in the 1290s. The Mongol ruler of Iran, Ghazan Khan, 1304, a descendant of Genghis Khan, youngest son of Tolui, warned family members and other generals to avoid the plunging the peasantry. It did not lead to stable, prosperous regime. He advised in speech whose sedentary the overtones would have made the Genghis Khan shudders. Here we have seen that view of their successor that was gradually changed. बदलाव हो रहा है 13th सेंचुरी में मंगोलों ने अपने जो घुमक्कड़ी पेशे थे स्थानबद्ध समुदायों में उनका जो विरोध था वो कम होता गया. That means in this paragraph we can see that Mongol rulers taking interest in agriculture. उन्होंने खेती में कुछ ध्यान दिया. कैसे? वो कहता है कि जो आपसी विवाद थे उनको संपन्न खत्म करने का प्रयास किया. उदाहरण 1230 जो एग्जाम्पल के रूप में ले तो 1230 के डिकेट्स में जब मंगोलों ने उत्तरी चीन के चीन वंश के विरुद्ध युद्ध किया और उसमें सफलता प्राप्त की तो मंगोल नेताओं के एक क्रुद्ध वर्ग ने, एक नाराज ग्रुप्स ने, एंग्री ग्रुप्स ने दबाव डालकर यह विचार रखा कि समस्त पीजेंट्स की हत्या कर दी जाए. जब मंगोल्स when the Mongol army conquered the Chinese territory, the army general, military generals, angry military generals, they wanted that a great assassination of the peasants in the Chinese area, but the king denied. राजा ने मना कर दिया. उसने कहा जब लोगों ने कहा कि समस्त कृषकों को मार डाला जाए और कृषि भूमि को चरागाह भूमि में परिवर्तित कर दिया जाए, परंतु 1270 के डिकेट्स तक आते आते सुंग वंश की पराजय के उपरांत दक्षिण चीन को मंगोल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया. तब चंगेज खान के पोते ग्रैंडसन कुबलई खान, इनकी मृत्यु 1294 में हुई, ने कृषकों और नगर की रक्षक के रूप में उभरा. कुबलई खान वाज प्रोटेक्टर ऑफ द पीजेंट्स एंड सिटी. एक सिटी और पीजेंट्स के रक्षक के रूप में कुबलई खान क्या हुआ, अपने को इंट्रोड्यूस किया. कुबलई खान अपीयर्ड एज द प्रोटेक्टर ऑफ द पीजेंट्स एंड द सिटीज. इन द 1290s द मंगोल रूलर ऑफ ईरान गजान खान कह रहा है 1219. अगर आप देखें 1290s के आसपास या स्पेशली अगर देखें तो गजान खान 1304 जो चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तोलुई का वंशज था, ने अपने परिवार के सदस्यों और अन्य मिलिट्री जनरल्स को क्या किया, आगाह किया, इंस्ट्रक्शंस दी कि वो किसानों को न तो लूटे और ना ही उनकी हत्या करें. इट मीन्स क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द ग्रैंड सन ऑफ द चंगेज खान that when the military activities happen, please don't kill any peasants and don't loot at their property. खेतों को मत बर्बाद करें. don't destroy their farming land also. न ही उनकी प्रॉपर्टी को लूटें और न ही किसानों की हत्या करें. ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिया तोलुई वंशज का, जो सबसे छोटे पुत्र तोलुई वंशज का था, उसने गजन खान. तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से बदलाव हो रहे हैं. एक बार अपने भाषण के दौरान गजान ने कहा था कि राज्य के स्थायित्व के लिए, स्टेबिलिटी के लिए एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए किसानों का होना अति आवश्यक है. उसने अपने इस वक्तव्य को स्थानबद्ध ध्वनियों में चंगेज खान की हरान डाल देती है. मतलब ये तरीके जो परिवर्तन दिख रहे हैं वो काफ़ी बड़े हैं. यू कैन सी द स्पीच ऑफ गजान खान. गजान खान की स्पीच को अगर आप देखें तो गजान खान की स्पीच में साफ साफ लिखा है, आई एम नॉट ऑन द साइड ऑफ द
Persian peasantry, if there is a purpose in the in the plaguing them all, there is no one with more power to do this than I let us rob them together. But if you wish to be the creation of collection, grain and food for your tables in the further, I must be harassed with you. You must be taught reason. If you insult the peasantry, take their oxen and seeds and temples, their crops into the ground, what will you do in the future? The obedient peasantry must be distinguished from the peasantry who are rebels. गजान खान 1295 to 1304 पहला इल्खानी शासक था. दैट वाज द फर्स्ट इल्खानी रूलर्स जिसने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण की. गजान खान ने. गजान खान पहला मंगोल था जिसने इस्लाम धर्म को कबूल किया. उसने अपने मंगोल तुर्की आवर सेनापतियों को कुछ स्पीचेस दिए. उसने अपने वजीर रशीदुद्दीन को लिखा कि मैं फारस के किसानों के पक्ष में नहीं हूँ, ना मैं उनके हित की बात कर रहा हूँ, लेकिन यदि उन सबको लूटने का कोई उद्देश्य है तो ऐसा करने के लिए मेरे से अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं. कहते यदि किसानों को कोई लूटना चाहे तो सबसे पावरफुल हम हैं जो किसानों को लूट सकते हैं. चलो हम सब मिलकर उन्हें लूटते हैं. लेकिन अगर आप निश्चित रूप से भविष्य में अपने भोजन के लिए अनाज और अन्य भोजन सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं तो मुझे आपके साथ कठोर होना पड़ेगा. आपको तर्क और बुद्धि से काम लेना सिखाना पड़ेगा. यदि आप किसानों का अपमान करेंगे, उनके बैल और अनाज के बीज छीन लेंगे, अनाज बैल और उनके बीज उनसे छीन लेंगे, उनकी फसलों को कुचल डालेंगे, तो आप भविष्य में क्या करेंगे? एक आज्ञाकारी किसान या कृषक वर्ग बाद में खुद ही विद्रोही कृषक वर्ग के रूप में अपने को कन्वर्ट कर लेगा और वो दोनों तरीकों से साम्राज्य के लिए नुकसानदायक है. इट मीन्स हियर गजान खान was very much aware of the problem of the peasants that was looted on that time. He also aware of that if we will kill the peasants, if we will destroy their farming land, if we will loot their property, how can it possible that they are farming in their land? In future, from which sources we have collected the grains for fulfill our stomach? So that's why even I am most powerful, even I am able to loot them, I strictly instruct you, please don't do it. आप ऐसा ना करें. This instruction is in favor of the peasants, and the sense of this speech you can understand the stability of the Mongolian empire and the development of the economy. And again, from the Gangeji Khan's right itself, the Mongol had recruited civil administrator from the conquered societies. They were sometimes moved around Chinese secretaries deployed in Iran and Persian in China. They helped in the integrating the distant dominions and their backgrounds, and training were always useful in the blunting the harasser age of the nomadic production on the sedimentary life. The Mongol, their masters, and these administrators could sometimes command the considerable influence in the 1230s. The Chinese minister Ye Lu Chu I muted some of the Ogudois. More the rapacious instance
that Giovanni family played a similar role in the Iran to the later half. The Rasiduddin drafted the speech of the Ghazan Khan delivered to his Mongol the compatriots, asking them to protect, not harass the peasantry. चंगेज़ खान के शासन काल में मंगोलों ने विजित राज्य से नागरिक शासकों को अपने यहाँ भर्ती कर लिया, अपॉइंट किया। उन्हें कभी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा भी जाता था, ट्रांसफ़र भी किया जाता। जो चाइनीज सेक्रेटरी को ईरान और ईरानी सेक्रेटरी को चाइना में ट्रांसफ़र करके अपॉइंट किया गया। इन परिस्थितियों में जो दूर दराज के राज्य थे को एक साथ यूनाइट करने में उनको मदद मिली। विद्रोह न हो सके इसलिए उन्होंने ट्रांसफरिंग सिस्टम को चलाया। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मंगोल्स ने स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया। खाना बदोशी लूट मारों की धार कम हो गई। मंगोल शासकों का भी इन पर तब तक विश्वास बना रहता था जब तक ये प्रशासक अपने स्वामियों के लिए कर इकट्ठा करके क्षमता बनाए रखते थे। इनमें से कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटर थे काफ़ी प्रभावशाली थे और अपने प्रभाव का उपयोग खानों पर भी करते थे। उदाहरण के लिए 1230 के दौरान चीनी मंत्री येलो चुत्साई ने ओगोदोई को लूटने वाली प्रवृत्ति को परिवर्तित कर दिया। जुबैनी परिवार ने भी ईरान में 13वीं शताब्दी में क्या किया? जुबैनी परिवार ने भी ईरान में 13वीं शताब्दी 13th सेंचुरी में के उत्तरवर्ती चरण लास्ट फेज में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। जो वजीर रशीदुद्दीन ने गजान खान का ही भाषण, जो स्पीच आपने सुना, जो उसके बारे में चर्चा की, उसकी ड्राफ्टिंग तैयार करने का काम रशीदुद्दीन ने ही किया था। जो मंगोल देशवासियों के समक्ष दिया उसमें उसने कृषकों को सताने के बजाय उनकी रक्षा करने की बात की थी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। स्थानबद्ध रूप से रहने के दबाव मंगोल निवास स्थानों के नए क्षेत्रों से अधिक था। उन क्षेत्रों में जो यायावर के मूल स्टेपी आवाज से दूर थे। धीरे धीरे 13th सेंचुरी तक आते आते भाइयों के बीच पिता द्वारा अर्जित धन को मिल बांट कर इस्तेमाल करने के बजाय व्यक्तिगत राजवंश बनाने की भावना ने स्थान ले लिया। आई मीन टू से दैट हियर वी हैव सीन व्हाट द डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द ब्रदर्स, द रॉयल फैमिलीज। Here we focus to not control and establish the boundary which was established by the Genghis Khan, but also they establish their own dynasty with his own name. That is very strange. और यहीं से मंगोलों का पतन, पराभव दिखाई देता है। मंगोल एम्पायर नष्ट होना शुरू होता है। अब ये लोग आपस में अपने नाम के वंश को शुरू कर दिया बना। अब व्यक्तिगत राजवंश बनाने की भावना ने जो स्थान लिया था और हर एक अपने उलूस, जिसका तात्पर्य अब क्षेत्रीय यानी अधिकृत क्षेत्र का स्वामी हो गया था, यह अंततः उत्तराधिकार के लिए संघर्ष का परिणाम था, जिसमें चंगेज खान ने वंशजों के बीच महान पद के लिए तथा उत्कृष्ट चरागाही भूमि के लिए, पास्चर लैंड के लिए भूमि पाने की होड़ होती थी, समाप्त होने लगी। चीन और ईरान दोनों पर शासन करने के लिए तोलोई के वंशजों ने युआन और इल्खानी वंशों की स्थापना की। जोची ने सुनहरा गिरोह गोल्डन हार्ट्स का गठन किया और रूस के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया। चगताई के उत्तराधिकारियों ने तुरान के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया, जिसे आजकल तुर्किस्तान कहते हैं। दैट इज़ नोन नाउ दैट टाइम तुर्किस्तान। टर्की। यह बात ध्यान देने योग्य है कि मध्य एशिया, चगताई वंश तथा रूस के गोल्डन हार्ट के स्टेपी निवासियों में यायर परंपराएं सबसे अधिक समय तक चली। इट इज वेरी स्ट्रेंज। इफ यू विल सी द होल कंडीशन, यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर सेइंग। द रिजल्ट इज वेरी क्लियर। द डिसेंडेंट ऑफ द तोलुई हैड कम टू रूल both China and Iran, where they had formed the Yuan and second Khanid dynasties. Il-Khanid dynasties, descendant of Jochi, formed the Golden Horse
and ruled the Russian steppes. The Chagatai successors ruled the steppes on Transoxiana and the land called Turkestan today. The noticeably nomadic traditions, the persisted longest among the steppes dwellers in Central Asia, descendant of the Chagatai and Russia, the Golden Horse. The gradually separation of the descendants of Gangezi Khan into separate lineage groups implied that the connection with the memory and traditions of the past family coordinates also alerted. चंगेज खान के वंशजों ने धीरे धीरे अलग होकर पृथक पृथक समूहों में बट जाने का तात्पर्य था कि पिछले परिवार से जुड़ी हुई परंपराएं, पिछले परिवार से जुड़ी सामंजस्य सब में बदलाव, चेंज आना. वी विल कंटिन्यू दिस पैराग्राफ अगेन. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में फिर इस पैराग्राफ को कंटिन्यू करेंगे. ओके, टेक केयर एंड गुड बाय.